फिर हम जुआन सिटी का देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है वेटर कहता है माफ करना ब्लू फ्लेम। ये वही डाउस होता है जो कहता है जी हाँ क्या तुमने इसके बारे में सुना है, मैंने सुना है कि तुम एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। वो वेटर भी हैरानी से कहता मैं अगर आप मुझ जैसे नॉर्मल टाइगर से भी ऐसे सवाल पूछेंगे तो मुझे डाउस मोंग के बारे में क्या पता होगा। मैं उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता। डाउस अपने मन में कहता मुझे लगा था कि अगर वो उस लेवल पर होता जहाँ वो शॉर्ट स्पीड आइलैंड में एंटर कर सकता तो उसके बारे में अफवाह टाइगर के बीच पहले ही फैल चुकी होती। उसकी बॉडी में लगाए गए सील को हटाने के बाद उस कमीने का पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं है। नेचर लॉ की वजह से मैं उड़ने की तकनीक का यूज नहीं कर सकता। हालांकि इस बड़े से लैंड में मैं यूं ही भटक कर खोजबीन भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी और से मदद मांगनी पड़ेगी। सहयोग से मैं भी उस शख्स से मिलना चाहता हूँ। और कहता तो मैं सोच रहा हूँ कि माउंटेन वॉर का फॉरेस्ट सोर्स एक्ट अभी भी चल रहा है या नहीं। वेटर कहता एक्सक्यूज मी आपने किस माउंटेन की बात की। वो दास कहता वो जगह माउंटेन वॉरक है, लेकिन वेटर कहता वो तो माउंटेन डोरक है। दास भी हैरानी से कहता माउंटेन डोरक। वो वेटर कहता जी हाँ मेरे फादर यहाँ तक कि मेरे दादा के समय में भी उस माउंटेन को माउंटेन डोरक ही कहा जाता था। और हाँ उस माउंटेन पे कोई भी नहीं रहता। कभी कभी दाउस तीर्थ यात्रा के मार्ग के रूप में वहाँ से गुजरते हैं। ये सुनकर दाउस कहते वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। वेटर कहता आपके नूडल्स नरम हो जाएंगे तो प्लीज अपने खाने के मजे ले। और वो दाउस उस नूडल्स को देख रहा था, फिर वो चोटी को उठाते उस नूडल्स को खाने लगता है। वो दो शख्स को देखते और साथ ही वो बच्चा भी उसे ही देखता है। फिर उसे पैसे देते हुए कहता मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगा। वेटर कहता हाँ प्लीज किसी और समय यहाँ पर आए। और वहाँ से जाने लगता है। वो वेटर कहता वो एक यूनिक दाउस मोंक है। वो इतनी तेजी से खा रहा था कि मानो सालों से कुछ भी नहीं खाया हो। एक कहते क्या तुमने कभी दाउस को इस तरह खाते हुए नहीं देखा है बेवकूफ। वो बाहर से भले ही आलिशान दिखाता हो लेकिन वो असल में एक दाउस के रूप में एक धोखेबाज है। वो वेटर कहता सच में, लेकिन वो तो उस तरह का शख्स नहीं लगता। फिर कहता काम का ढेर लग गया तो मैं जल्दी से काम शुरू करना होगा। जब नाइट का सीन देखते शायद ज्यादा खाने को जैसे उसे वोमिट होने लगता और कहता जैसा कि उम्मीद था ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा था। ये मेरा सालों बाद पहला भोजन था इसलिए मेरा बॉडी से सहन नहीं कर सका। फिर वो हाफ वे अब माउंटेन डोरक पे आ जाता और कहता ये तो वही जगह होना चाहिए। फिर वो मिट्टी उठाते हुए कहता मुझे लगता है कि समय के साथ साथ आधारशिला का निशान भी मिट गए हैं। इस जगह पे उस समय का एक भी निशान बाकी नहीं है। ये बात समझ में आती है क्योंकि ना जाने कितने साल बीत चुके हैं। वो जगह जहाँ मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ, मेरी धुंधली यादें भी जिन्हें मैं मुश्किल से थामे हुआ हूँ एक सपने की तरह मिटती जा रही है। अभी एक मास्टर को देखते जो कहता कमजोर, भले तुमने अच्छा इंसान बनने का रास्ता चुन लिया है भी ऐसी बातें छोड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम शॉर्ट में सब में सबसे कमजोर हो। अपने आप को हर तरह की फीलिंग से आजाद करो। रोडाउस कहता मुझे शॉर्ट पाथ का रास्ता दिखाई दे रहा है। हम देखते उसके सारे शॉट एक साथ निकलने लगता है जिसे वो कंट्रोल करने लगता है। कहता तो खुशी उदासी और यहाँ तक कि मैं खुद भी और में पावर समाहित की जाएगी और उसे हवा में भेजी जाएगी और वो फोकस करते अपने शॉट को कंट्रोल करने लगता है। हम वहाँ पे जबरदस्त शॉट एनर्जी को देखते हैं। हम उसको घुटने में देखते हैं हंसते हुए डैमेज मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं एक और तोड़ दूंगा। मुझे थोड़ा अफसोस तो है लेकिन मेरी फीलिंग में कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही है। मेरी फीलिंग उदासीन हो गई है। सिर्फ अपने शॉटमैनशिप में महारत हासिल करने की और कुछ बड़ा कर दिखाने से मिलती है। इसका मतलब यह है कि मैं भी उन्हीं की तरह एक मॉन्स्टर बन गया हूँ। तुम मुझे बता रहे हो कि सब ठीक है, चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो। तब उसका ध्यान दूसरी ओर जाता कहता वहाँ पे कौन है। उसका उस अटैक से हम देखते हैं माउंटेन के भी दो टुकड़े हो जाते हैं और वो अटैक हद से ज्यादा बड़ा होता है और अपनी पावर को देख के खुद ही हैरान रह जाता है। कहता है मुझे लगता है कि मुझे अपने शॉट को थोड़ा और कंट्रोल करने की जरूरत है। वो बंदा डर से वहीं पे गिर जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। वहाँ पे वो आते हुए कहता तुम कौन हो, तुम दोनों चुप है मुझे क्यों छुप छुप के देख रहे हो। उन्हें घूरते हुए देख रहा होता है। दोनों उसे सब कुछ बता देता है जिससे वो कहता है तुम्हारा कहना है कि गोल्डन रिंग जल्दी खुलने वाले इमोर्टल रेल्म की डोर की तलाश कर रहे हो और जिस शख्स की मैं तलाश करो उससे मिलता जुलता दिखने वाला शख्स उन 10 कैलामिटी डीमन में से एक है। वो बंदा हड़बड़ाते वक्त जैन मास्टर मुझे यकीन है कि वो शख्स वही है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि एक घोंसले बीस्ट जो ब्लू फ्लेम का यूज कर सकता है। कुछ समय पहले 10 कैलामिटी के लैंड के ड्रैगन पैलेस में दाउस और घोंसले बीस्ट के बीच में वॉर हुआ था। इसी वजह से भले घोंसले बीस्ट के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते लेकिन उसकी मौजूदगी आप सबके सामने फैल चुकी है। दाउस कहता 10 कैलामिटी गोल्डन रिंग सूर्य ग्रहण, मुझे लगता है कि मुझे पहले वहाँ जाना होगा। तो मुझे गोल्डन रिंग इमोर्टल रेन के एंटर डोर पे ले चलो। तो हम सूरज को देखते जिसपे ग्रहण लगना शुरू हो जाता है और वो पूरी तरह से ग्रहण लग जाता है और वहाँ पे माउंटेन को देखते जहाँ से गोल्डन एनर्जी निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे वो डोर ओपन होता है और वहाँ पे काफी सारे लोगों को देखते जो कहते हैं एंट्रेंस डोर खुल गई है। कहते हुए कहते मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि ये वही जगह है। दूसरी तरफ देखते दाउस काफी स्पीड से आगे बढ़ जाते कहते डैमेट ये वो जगह नहीं है, लेकिन किसी दूसरे इलाके में चलते जल्दी कीजिए। हम देखते समुद्र के अंदर भी एक डोर आता है जिसमें सी ड्रैगन आने लगते हैं। डीमन के डीमन पैलेस में ये होता है। कहते तो यही है गोल्डन रिंग इमोर्टल रेल्म का एंट्रेंस डोर। और हम देखते हैं कि ये कोई लेडी होती है जो कहती है मुझे महसूस हो रहा है कि किस्मत मुझे पुकार रहा है। और ये हमारी होरी होती है, कहती है मैं आगे चलूंगी, तुम सबको मेरे पीछे आना होगा। हम देखते होरी ये सब सनगुन और तीनों डीमन किंग से कहती है। सनगुन हाफी लेते वक्त उसे ऐसे समय पर क्यों जागना पड़ा और होरी के कान को पकड़ते हुए कहता है हम ही आगे बढ़ के रास्ता दिखाएंगे इसलिए तुम्हें
हमें बस हमारे पीछे चलना होगा। होरी कहती है मुझे छोड़ो, तुम होते कौन हो, मेरे हर मामले में शुरू में ही दिखाई देने वाले। सनमून कहता तुम्हारा फादर तो क्या हुआ। होरी कहती है फादर। फोर्थ कहती क्या वो सच में 9th डीमन किंग है। थर्ड कहता बिल्कुल सही, भले ही उसकी सारी अचीवमेंट डिस्ट्रॉय हो गया फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि वो डीमन किंग में से एक है। फोर्थ कहते क्या इससे वो डीमन किंग होने के लिए अयोग्य नहीं हो जाती, वो डीमन किंग के रूप में अपना पद कैसे बरकरार रख सकती है। कहते ऐसा होने की रीजन है क्योंकि हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम है, तो क्या अभी हमें गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में जाना चाहिए। फोर्थ कहती है 10 डीमन किंग के बारे में तुम्हारा क्या सोच है। अगर 9 डीमन किंग भी हमारे साथ जुड़ जाए तो वो हमारे लिए बोझी बनेगी, हमें बेहतर होगा। लेकिन 10 डीमन तो उसके प्यार में फिदा हो जाता है और कहता है बहुत ही सुंदर। इससे फोर्थ आगे बढ़ते हुए कहती है एक मर्द से यही उम्मीद थी। होरी कह रही होती एक टाइगर मेरा फादर कैसे हो सकता है, तुम तो बेवकूफ हो। सनून कहता मैं उस बारे में सीरियस नहीं था, तुम मेरी हर बातों को आंख बंद कर कैसे सच मान सकते हो। बेवकूफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये बात इस बदमाश से सुन रहा हूँ। फोर्थ अपने मन में कहती है 9th डीमन वो अभी भी स्पिरिचुअल बोन लेवल के पास पहुंची है, सिर्फ हाथ के एक इशारे में। सनू उसके कान को घिसते हुए कहते बकवास बंद करो, बस मेरे साथ चलो। फोर्थ इससे रुक जाती है और हाथी भरती है। सनू उसके पास आते हुए कहता फोर्थ डीमन इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें खुद जान से मार डालूंगा। सनून वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं फोर्थ डीमन के पूरे बॉडी कांप रहे होते हैं और वो भड़कते हुए आगे और बढ़ रही होती है। तभी 10 डीमन उसे रोकते हुए कहते अरे शांत हो जाओ, अभी सही समय नहीं आया है। बिल्कुल हम ऐसा तब करेंगे जब वो हमें इमोर्टल लैंड में 6 डीमन को पार करने का मौका मिलेगा। चलिए जल्दी से वहाँ पे चलते हैं, गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड। और हम इमोर्टल लैंड के अंदर का दुनिया देखते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल पावर भरा पड़ा होता है। लोग आते हुए कहते वाओ का ये है गोल्डन रिंग इमोर्टल दुनिया। उस नेबियोला को देखो, ये सब मेटियोरिक आयरन है। एक ओल्ड मैन कहता सभी लोग ध्यान से सुनो, यही जगह गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड का एंट्रेंस डोर है। अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी एक बंदा लालच में आते हुए कहता ये मेटियोरिक आयरन, इनमें सिर्फ एक भी मिल जाए तो हेवन बीम और ट्रेजर को हासिल किया जा सकता है। ओल्ड मैन कहता इकट्ठा हो जाए, एक फॉर्मेशन बनाओ और आगे बढ़ो। तभी उसे छू देता, दूसरा कहता नहीं रुको तुम्हारा हाथ। तभी हम देखते हैं वहाँ का डायमेंशनल क्रैक होने लगता है, जिससे उन सभी का ध्यान उस पे जाता है। कहता स्पेस तो टूट रही है और वो तुम्हें अपनी ओर खींच रही है, वहाँ से तुरंत भाग जाओ। तभी एक बंदा चीखने लगता है क्योंकि बाकी सारे बंदे उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और हम वहाँ पे मास्क पहने मॉन्स्टर को देखते जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते कुछ लोग आगे की ओर भाग रहे थे, उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। शख्स कराते अपने पीछे देखकर अपने मन में कहता है, मन में कहता ये वही भयानक बीस्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट के बीच के एरिया में भटकता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस मॉन्स्टर का शिकार हो जाता है वो मरने के बाद भी आफ्टर वर्ल्ड में नहीं जा पाएगा। सीखते हुए कहता जो भी पीछे छूट जाए बस उन्हें छोड़ दो, अगर हम व्यर्थ में ही मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो और उसे ढूंढो। हम अपने टीम को देखते जो आगे को बढ़ रहा होता है। 10 डीमन कहता है कि यही गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड है, ये जगह तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खाली है। हेड कहता है बिल्कुल नहीं, ये जगह तो सिर्फ एंट्रेंस है। टेन कहता है वैसे अगर हेवन बीम और ट्रेजर को हासिल करने में सफल हो जाते तो हम उसे कैसे बांटेंगे, ऐसा नहीं है कि हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं। हेड कहता है जो भी उसे पहले ढूंढेगा ये उसका ही हो जाएगा। टेन कहता है वाह ये तो काफी कारगर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर इतनी आसानी से फैसला लिया जा सकता है, या फिर तुम कुछ और ढूंढ रहे हो। हेड कहता है खैर क्योंकि हम इस खतरनाक जगह पे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। मेरा मकसद है इमोर्टल जड़ी बूटी 10 लीव्स गोल्डन फिश को हासिल करना, 10 लीव्स गोल्डन फिश हर्ब को हासिल करना। सरमुन मन में कहता 10 हर्ब अब क्या। फोर्थ भी कहती 10 लीव्स गोल्डन फिश हर्ब। मुझे लगता था कि ये तो सिर्फ बेकार की अफवाह है, क्या ये सच में मौजूद है। हेड कहते पहले तो मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने काफी सारे ऐसे किताबें पढ़े तब मुझे कभी कभी 10 जिंदगियों वाली गोल्डन फिश जड़ी बूटी के बारे में कुछ मिला। दूसरे एशियन बुक से जानकारी इकट्ठा करके उससे मिलाने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूँ कि वो सच में अस्तित्व में था। सारी वही गोल्डन फिश जो हमारे सनमून के पास है। यानी कहता ये किस तरह की जड़ी बूटी है, ये इमोर्टल हब है जो डाउस मोंग को अर्थ मास्टर लेवल तक पहुंचाने में और हम लोगों को स्पिरिचुअल ओरिजिन लेवल तक पहुंचाने में कैपेबल बनती है। कहता स्पिरिचुअल ओरिजिन ये तो सच में कमाल है, तुम कह रहे हो कि ये हमें अल्टीमेट लेवल तक पहुंचने में मदद कर सकती है। कहता एक स्क्रिप्चर के हिसाब से जो लोग जिंदगी वाले गोल्डन फिश की जड़ी बूटी खाते हैं वो अपने पिछले जन्म को याद करते हैं। सनमून हैरान से कहता क्या वो अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लैक फॉक्स के लिए एक अच्छी चीज है जिसने पुनर्जन्म के लिए अपनी यादों को खो दी है। सनमून कहता है भले ही हम एक दूसरे के साथ दे रहे हैं फिर भी तुम इतनी कीमती जानकारी को इतनी आसानी से कैसे लीक कर सकते हो। मेरा मतलब ये एक ऐसी जानकारी जिसे तुम अपनी कवर तक रखनी चाहिए। हंसते हुए कहता है क्योंकि ये मेरे लिए अकेले हासिल करना इम्पॉसिबल होगा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम इसे हासिल कर पाएंगे। हालांकि हेवन बीम और ट्रेजर से अलग है, अगर हम इसे हासिल कर लेते तो हम इसे आपस में इक्वल बांट सकते हैं। हम सभी के लिए स्पिरिचुअल ओरिजिन लेवल तक पहुंचने से भी काफी ज्यादा होगा। तभी 10 डीमन हंसते हुए कहता स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी पावर हासिल करने के लिए हमें इतना ज्यादा जोखिम उठाना ही पड़ेगा। 4 मेरा मतलब है 5 डीमन किंग के साथ हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमें डरने की कोई भी जरूरत
हिम्मत नहीं है। सनून मन में कहता सवाल यह है कि हालात कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, फिर भी मेरे पास इसके साथ देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मैंने ब्लैक फॉक्स को बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन फिर भी हालात को इस तरह मोड़ने वाला मैं ही था। वो सभी आगे को बढ़ने लगते, तभी हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। ड्रैगन क्लैन वाले आगे बढ़ते हुए कहते हैं वो बेवकूफ लालच में इतने अंधे हो गए थे कि ये जाने बिना कि इस जगह में घुस आए हैं कि ये उनका कब्र बनने वाली है। अब वो सभी मारे जा चुके हैं। दूसरा कहता है इसलिए हमें सच में आभारी होना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा पोषण साबित होगा। क्या ये सही नहीं है मिस्टर जी सोल? और हम जी सोल को देखते हैं। रास्ते में कहते वो तो बेवकूफ दाऊस है। फिर रानिस कहते क्या डीमन मास्टर? ऐसी अफवाह है कि उन पर कैसलिंग इमोर्टल ने भयंकर हमला किया था। दूसरा कहता है लेकिन क्या उनमें अभी यहाँ आने की एनर्जी बाकी है? इससे पता चलता है कि गोल्डन रिंग इमोर्टल रेल्म का लालच कितना बड़ा है, क्योंकि अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो सबसे हाई लेवल तक पहुँच सकते हैं। ड्रैगन कहता खैर ये तो तब लागू होगा जब वो यहाँ से सेफ निकल सकेंगे। उन्हें पता भी नहीं कि ये सब उन्हें सिर्फ बलि बनाने की ओर ले जा रहा है। जी सोल कहते सभी लोग शांत हो जाए। हालांकि पूर्वजों की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है, लेकिन पहले सेक्शन के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये हमारे क्लैन के सबसे पुराने सपने को सच करने का जरूरी मौका है। अपनी गार्ड डाउन मत करो। इसे वो सभी कहते हैं जैसे आपका ऑर्डर हो। फिर हम एक बड़े से डोर को देखते जहाँ पे हमारे टीम होते हैं और वो कहते वाह आखिरकार हमें कुछ मिल ही गया। हेड डेमन किंग उसे देख के हैरान होता है और कहता है कई सारे रास्ते हैं, यहाँ तो 4 डोर है। अरे नहीं, हमें नहीं पता कि उस रास्ते में कौन कौन सा खतरा हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम अलग अलग होकर रास्ता का जांच भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करें? घोड़ी आगे बढ़ते हुए कहते तुम इतनी मामूली बात को लेकर इतना संकोच क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी राय दूंगी। और एक डोर की ओर इशारा करते हुए कहते उन 4 रास्ता में से एक जरूर गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड की ओर जाता होगा, इसलिए अगर हम एक एक करके सभी रास्ते की जांच करें तो आखिरकार हमें एंट्रेंस डोर मिल ही जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये तो एक ऐसी प्लान है जो कभी फेल ही नहीं हो सकती। सनमून बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। 10 डीमन कहता वाह ये तो अचूक तरीका है, लेकिन 4th डीमन भी समझ जाता ये तो सरासर बेवकूफी है। और ये कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे इरादे समझ गए, तुम तो कमाल हो 10 डीमन। 10 डीमन भी हंसते वक्त मैं सच में कमाल हूँ। होरी कहता है मेरा दिल इस डोर की ओर इशारा कर रहा है। 10 डीमन भी कहता बहुत ही अच्छा, चलो चले। सनमून कहता है उस दरवाजे में लापरवाही से मत घुसो। हेड भी कहता है क्या हम इसे एक बार आजमा के देखे? आखिरकार हम कितना भी टेंशन ले ले हमें सही जवाब नहीं मिलेगा। सनमून भी हाफी भी लेता है और सभी उस डोर की ओर जाने लगते हैं। अंदर का सीन देखते जो काफी खतरनाक दिख रहा होता है। और वो कहते पिछली जगह से अलग ये जगह तो डरावनी है। पूरी हाफते हुए कहते ये तो बहुत ही थका देने वाला है। सनून कहता तुमने तो यही रास्ता चुना है। पूरी कहता अभी हमें और कितना चलना होगा? सनून कहता होंगयोन के इस बदमाश के साथ आखिर कैसे बनती थी? पूरी हैरानी कहती होंगयोन कौन है? इससे सनून उसे देखता और कहता फॉक्स भले ही तुम्हें सब कुछ पता ना हो, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी ही होगी। होंगयोन स्पीड क्रेन की एक रेड थंडर वुल्फ है और स्पेशल थ्रेट के लेवल पर है। होंगयोन वो है जो तुम्हारी सेवा तब से करती आ रही है जब तुम एक स्पिरिचुअल क्रीचर थे। उसने अपना पूरा जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दिया। हालांकि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक दिन वो वापस तुम्हारे पास लौट आएगी, इसलिए जब वो समय आएगा तो तुम्हें उसका गर्म जोशी से स्वागत करना चाहिए। और हैरानी से उसे देख रही होती तभी कहते ये लाइट, मुझे लगता है कि हम लगभग पहुंच ही गए हैं। वो लोग एक और डोर के सामने आ जाते और कहते इतना बड़ा दरवाजा, मुझे ये देखने का बेसब्री से इंतजार है कि अंदर क्या है, और हंसने लगता है। और कहती डेविल पैटर्न वाला एक डोर, क्या मैं अकेली ऐसी शख्स हूं जिसे अंदाजा लग रहा है? सनमून डोर की तरफ आगे बढ़कर अपने मन में कहता ये चिकना और ठंडा इसलिए मुझे लगता है कि ये मेटल का है, लेकिन इसमें से लकड़ी जैसी गंध आ रही है। नहीं, क्या ये फूलों की खुशबू है? मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मैंडेलिक पल्ट का कोई चीज है। बोलते हुए कहता क्या हमें इसे पहले खोलना चाहिए? लेकिन सनमून जैसे खोलने की कोशिश करते हुए हैरान कहता क्या मैं इसे खोल नहीं पा रहा। कहता तुम क्या कर रहे हो, इसे क्यों नहीं खोल रहे? अपने हाथों में एनर्जी बनाते हुए कहता हाथों में इसे खोलूंगा, लेकिन वो डोर फिर भी नहीं खोलता। और अपने मन में कहता मैंने इस हमले में अपना काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज किया। 10 डीमन भी आगे बढ़ते हुए कहता कितना पीठ ठीक है, इस मामूली से दरवाजों को तोड़ना तो इतना आसान होना चाहिए। लेकिन 10 डीमन हैरान हो जाता क्योंकि वो दरवाजों से पीछे को ढकेल देता और वो भी कराने लगता है। हेड कहता इसके बजाय तुम्हारी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो रही है। हेड कहता डैम इट, भला ऐसा कोई दरवाजा क्यों बनाएगा जो खुल ही नहीं सके? बॉडी भी चेक करते हुए कहता ये दरवाजा तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। और कहती ऐसा लगता है कि इसे खोलना आसान नहीं है, क्या हमारे लिए वापस जाकर दूसरा दरवाजा अपनाना बेहतर नहीं होगा? तभी कहता मुझे लगता है कि ये अच्छा है। तभी होरी कोई देख रहे होते हैं और होरी कहती है मैं इसे खोल रही हूँ, और वो काफी आसानी से उस डोर को खोल देती है। लेकिन जैसे वो डोर खुलता है उसमें से काफी सारे हाथ बाहर आते हैं। उन सभी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन 3rd डीमन काफी स्पीड से पीछे और होने लगता है। लेकिन वो होरी और 10 डीमन को पकड़ लेता है जो कहता है मुझे अपनी ओर खींच रहा है। उन भी आगे बढ़ते हुए कहता फॉक्स, और वो जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चिंता मत करो। लेकिन होरी कहती है दर्द हो रहा है। मन में कहता खिंचाव तो बहुत ही जबरदस्त है, फॉक्स के लिए इस हालात में झेलना ये तो नामुमकिन होगा। और चिरते हुए जाके फॉक्स से लिपट जाता है, कहता मुझे मत छोड़ो। और वो सभी हाथ उन दोनों को अपने अंदर खींच लेते हैं और वो डोर फिर से बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ 3rd और 4th डीमन बच जाते हैं। दोनों 10 डीमन चीखते हुए नीचे को जा रहे होते हैं। जैसे वो सभी जाके जमीन पे गिरते हैं तो धूल
छटने के बाद टेंडीमन चीखते हुए कहता डैम इट वो डोर, पहले तो वो खुला ही नहीं था और अब हमें अंदर खींच रहा है। सनून कहता चुप रहो टेंडीमन, और होरी खांसने लगती है। सनून कहता अपने आसपास देखो, वहाँ पे कुछ तो है। अभी हम वहाँ पे काफी सारे आंखों को देखते हैं और वो सभी मिलकर उन तीनों की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। टेंडीमन कहता है क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ पे हमारे अलावा कुछ और भी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। अभी हम एक डीमन को देखते हैं और उसके साथ कुछ और होते जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। सैन कहता है ये क्या है, लेकिन होरी डर जाती है। सनून के गले को दबाते हुए कहती है ये तो शैतान है, ये डेविल है, वो आ रहे हैं। लेकिन टेंडीमन किंग उसे जबरदस्त पच मारता है। लेकिन पच उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है तुम जैसे तुच्छ लोगों की हिम्मत कैसे हुई जिनमें कोई तमीज नहीं है हमसे पंगा लेने की। वो मुड़ के होरी को देखता है, होरी से काफी इंप्रेस नजर आ रही होती है। कहती है वाह, इससे टेंडीमन भी खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है। तो कहता है खैर ये तो कुछ भी नहीं है, वो छोटे मोटे बदमाश मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अभी उनके ब्लड को देखते जिसमें हलचल होना शुरू हो जाता है, वो दोबारा जिंदा होने लगते हैं। इससे वो सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं और कहते क्या वो वापस जिंदा हो गए, और वो सब दोबारा धार लगाते हुए आगे को बढ़ते हैं। और फोर्थ कहता अरे नहीं दो, मेरा मतलब है 3 डीमन किंग को एक ही समय में वहाँ पर घसीट लिया गया था। अब हमें क्या करना चाहिए? थर्ड कहता कुछ भी नहीं, हम उन लोगों के लिए जोखिम नहीं उठा सकते जिन्हें किसी अनजान जगह पर घसीट कर ले जाया गया हो। मुझे नहीं लगता कि ये दरवाजा सही रास्ता है, इसलिए चलिए वापस चलते हैं और कोई दूसरा रास्ता चुनते हैं। सफोर्थ उसे देखते हुए कहते तुम्हारा कहना है कि हम उन्हें यूं ही छोड़ देना चाहिए। थर्ड कहता ऐसा नहीं है कि हम वो दरवाजा खोल नहीं सकते, मुझे नहीं पता कि 9 डीमन ने उसे कैसे खोला। अगर हम उसे खोलने में कामयाब भी हो जाए तो क्या होगा अगर हम सभी मारे जाएंगे। फोर्थ कहती है वो, और थर्ड डीमन कहता है यहाँ बचे हुए लोगों के रूप में हमें अपने मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए। अपने मन में कहते मैंने 4 डीमन किंग को इसलिए इकट्ठा किया था ताकि किसी भी स्वाभाविक खतरे से निपटने के लिए तैयारी कर सकूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चीजें इतनी बेतुकी हो गई है। हम दोनों के लिए 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश जड़ी बूटी को हासिल करना इम्पॉसिबल होगा। डेमिट क्या इसका मतलब है कि मुझे और भी हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा। और वापस मुड़ते हुए कहता चलो वापस चलते और पिछले 4 डीमन के हेवनली बीम आर्च ट्रेजर को ढूंढते हैं। अभी उस दरवाजे में हलचल होता है, वो खुलने लगता है। फोर्थ हैरानी से कहती दरवाजा खुल रहा है। अभी उसे देखता है और कहता मेरे ख्याल से ये इतना बुरा चॉइस भी नहीं है, क्योंकि वो जगह उससे बिल्कुल ही अलग होता है। अंडर 10 डीमन और सनगुरु उन सभी डीमन को मार रहे होते हैं। और भड़कते हुए 10 कहता तुम कीड़े जैसे कमीने, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण वो भी हारना शुरू कर देता है और कहता ये तो एंडलेस झुंड में आते ही जा रहे हैं। होरी कहती वो आ रहे हैं, उन्हें रोको रोको। सनून कहता इस बात पर इतना हंगामा मत करो। मन में कहता हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है, इसका कोई अंत ही नहीं है। और तब ब्लू फ्लेम को यूज करते हुए कहता मैं तुम सबको जला के राख कर दूंगा। उन सभी पे ब्लू फ्लेम पे अटैक कर देता है, सभी को जला के राख कर देता है। होरी कहती वाह। एंड डीमन में मन में कहता वो कोई नॉर्मल फायर नहीं है, वो फ्लेम तो हमसे भी कहीं ज्यादा हाई लेवल की है, जबकि हम फायर ड्रैगन क्लैन से जो फायर पे ही जिंदा रहते हैं। सिख डीमन मुझे उससे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक की उम्मीद नहीं थी। और हंसते हुए कहते तुम सच में मेरे पुराने दोस्त कहलाने के लायक हो। अभी हम उनके ब्लड में ब्लैक एनर्जी को देखते हैं और वो सभी जुड़ के एक हो जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। इससे 10 डीमन कहता है ये तो पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। सनून कहता मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अभी उन्हें पूरी तरह से राख में बदल दिया है। अगर फिनिक्स ब्लू फ्लेम काम नहीं किया तो हेवनली ट्रेजर फ्लावर को यूज करता है और सारे शॉर्ट टेक्निक से उन सभी को चीर के रखने लगता है। लेकिन उन सभी के ब्लड से वो एक और पैदा होने लगते हैं। सनून उन्हें देखते ही रेजेटर कहता वो तो झुंड में आ रहे हैं, सभी लोग मेरे पीछे खड़े रहो। अपने बॉडी के अंदर शॉर्ट का यूज करता है और वो सभी क्रेचर उन पे टूट पड़ते हैं। तभी सनून शॉर्ट अरे बना के उन सभी को रोकने लगता है, लेकिन उनकी संख्या रुकने के नाम नहीं ले रहे होते। थोड़ी राहत का सांस लेते हुए कहती हम बच गए। 10 डीमन भी कहता 6 डीमन से यही उम्मीद थी, ना सिर्फ टेक्निक बल्कि कई तरह के ट्रेजर भी। सनून कहता अभी बेफिक्र मत हो जाओ, हमें इससे सिर्फ कुछ ही समय के लिए राहत मिल सकती है। इसके अलावा गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड 1 हफ्ता तक रहता है। हम यहाँ ज्यादा देर तक रुके रहेंगे तो ना सिर्फ यहाँ से निकल नहीं पाएंगे बल्कि गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में 1000 साल तक फंसे भी रह जाएंगे। ये बात सुनकर वो दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं और वो क्रिएचर लगातार शॉर्ट अरे पे अटैक करने लगता है। तभी उसमें से एक रुक जाता है, दोबारा उस पर अटैक करते हैं जिससे उसका हाथ करके नीचे की ओर गिर जाता है। सनून मन में कहता ना तो स्पिरिचुअल पावर ना ही टेक्निक उन पे काम करती है, उससे तो वो और भी बड़े हो गए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? इस नर्क जैसी जगह से निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?